तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। दादा ने बताया कि ये जो साम्यवाद है वह मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी है, पूंजीवाद सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित दर्शन है, और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इकलौता दर्शन है प्रभु, जो कि ईश्वर केंद्रित गॉड केंद्रित फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी आनंद सूत्रम के 5वें भाग में 16 सूत्रों के रूप में है। 16 श्लोकास जो कि पूरे सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं इन 16 सूत्रों के माध्यम से। पहला सूत्र वर्ण प्रधानता चक्र धारायाम। In the flow of social cycle, a class is always dominant. ये जो समाज चक्र चल रहा है, इसमें एक वर्ग हमेशा प्रभावशाली प्रभुत्वशाली रहता है। चारों तो इसमें वर्ग कौन कौन से हैं? वर्ण। एक्चुअली जो वर्ड यूज हुआ है श्लोक के अंदर में है वर्ड, और संस्कृत में वर्ड का जो मतलब है वह है मेंटल कलर। तो 4 वर्ण शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, अविप्र और वैश्य। समाज चक्र कैसे चलता है? वो चलता है पहले शूद्र। पहले शूद्र क्यों? मन में एक प्रश्न उठेगा कि भाई शूद्र युग आपने कैसे मान लिया कि पहले शूद्र युग था? क्षत्रिय हो सकता था, विप्र हो सकता था। तो शूद्र युग ऐसा है कि अगर इतिहासकारों के विवेचना पे जाएं वर्णों को अलग चक्रधारायण संस्कृत में 50 दर्शन का क्या नाम है? प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। प्रोग्रेसिव में से PRO, यूटिलाइजेशन में से U और थियरी में से T लिया तो बना प्रउत। हिंदी में भी प्रउत का प्रगतिशील उपयोग। अब इसमें एक शब्द आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या? किसको प्रोग्रेस कहेंगे? तो नॉर्मल जो हमारी एक सोच है कि हम साइंटिफिक डेवलपमेंट को, जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, उसको हम प्रोग्रेस मान लेते हैं। हम साइकिल से चल रहे थे, मोटरसाइकिल पे आ गए तो प्रोग्रेस माना जाता है। मोटरसाइकिल से कार पे आए, कार से हवाई जहाज पे गए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया हम उसको प्रोग्रेस कहते हैं। पहले टूटी हुई सड़कें थी, अब फिर वो कोतार वाली जो है वो अच्छी सड़क बन गई तो हम उसको प्रोग्रेस कहते हैं। लेकिन प्रोग्रेस का असली अर्थ वो नहीं है, वह डेवलपमेंट है, विकास है। लेकिन प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस है प्रकृष्टा गति इत्यादि प्रगति। मतलब जो गति, जो डेवलपमेंट, जो विकास, वो प्रगति शुभ की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, वही प्रगति है। अब पैदल चलते थे, गिर गए, चोट नहीं लगती थी। साइकिल से गिरेंगे, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन साइकिल से अगर गिरेंगे तो चोट थोड़ी लग सकती है। मोटरसाइकिल से अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगने की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी। और एरोप्लेन वाले एक्सीडेंट में तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो शुभ है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो जो स्थूल से
से सूक्ष्म की ओर चीजें चल रही हैं, जो शुभ भाव से सबके सामूहिक कल्याण के लिए चल रही है, वही है प्रोग्रेस। तो ये जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का फर्क है, उसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा वर्ड क्या आता है? यूटिलाइजेशन, उपयोगिता, उपयोग। तो यूटिलिटी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। जब से हम होश संभाले, यूटिलिटी चीजों का इस्तेमाल करना हमने सीखा। लेकिन यूटिलाइजेशन जो प्रौद्ध के अंदर है, प्रौद्ध कहता है सभी चीजों का, जबकि साम्यवाद और पूंजीवाद के अंदर में सिर्फ मैटर सेंटर यूटिलाइजेशन की बात है। प्रौद्ध ही है जो मैटर के साथ साथ साइकिक, मेटाफिजिकल, कॉजल, स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स को भी विकास में, प्रोग्रेस में मानता है कि यह भी हमारे रिसोर्सेज हैं। तो यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम क्यों होना चाहिए? जैसे कल केसर बता रहे थे कि ये बल्ब 20 साल चल सकता है, कंपनियां से बनाना चाहे तो, लेकिन उनको दोबारा से बेचना है तो वो ऐसा बनाते हैं कि वो खराब हो जाए और आप दोबारा से खरीदें। मोबाइल के अंदर देखते हैं, आपके पास में टाइम टू टाइम 4-6 महीने पे कंपनी एक एप्लीकेशन भेजती है कि आप इसको कीजिए, आपका मोबाइल अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मोबाइल ऐसे अपग्रेड हो सकता है एक लिंक भेजने से, तो ये 4G से 5G पे भी जा सकता है और 5G से 6G पे भी जा सकता है। लेकिन वो 4G से 5G पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आप फिर नया मोबाइल खरीदोगे नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे आपका फोन 4G से 5G हो गया तो नहीं खरीदेंगे, तो उनका 10,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया। अलग अलग ब्रांड से अलग अलग कॉस्टिंग है उनकी। तो प्रौद्ध कहता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और जो सरप्लस बचे वो मेरिटोरियस लोगों में बांटा जा सके, इसके लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में भी क्या ध्यान रखना है कि उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो। पूंजीवादी व्यवस्था में चीजों का मिस यूटिलाइजेशन बहुत है। मालूम है कि सारे रिसोर्सेज, मिनरल माइंस और जो भी है वो कम है, खत्म हो जाएंगे 150 साल के अंदर में, लेकिन फिर भी उसका जो है मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और अनयूटिलाइज्ड भी चीजें नहीं रहनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कानून के अंदर क्षमता है और उनको अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं समाज का नुकसान है। दूसरा, आप एक जैसे दादा अभी चर्चा कर रहे थे लेबर की, तो लेबर क्या है? मनुष्य क्या सिर्फ यहाँ पे लेबर बन के पूंजीवादी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए आया है? उसके अंदर भी साइकिक पोटेंशियल्स हैं, स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स हैं, जिसको उसको मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो अपने साइकिक, मेटाफिजिकल या ये जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स है उसको वो उसके ऊपर कोई काम कर सके। तो ये भी ध्यान रखना है कि लोगों के अंदर उसको मशीन बना के, रोबोट बना के सिर्फ मेटलिस्टिक वर्ल्ड में काम ना ले, बल्कि उसका साइकिक और स्पिरिचुअल फील्ड में भी यूटिलाइजेशन हो। मिस यूटिलाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया तो हजारों लोग एक साथ मारे गए। अगर उसी एटॉमिक एनर्जी का अगर यूज करते हैं लोगों के घर में बिजली पहुंचाने के लिए या दूसरे कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव काम के लिए, तब वो यूटिलाइजेशन हुआ। अदरवाइज वो मिस यूटिलाइजेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये जो दो शब्द आते हैं प्रोग्रेसिव में, प्रोग्रेस और यूटिलाइजेशन, और इसी में बात चली है रिसोर्स। तो रिसोर्सेज किसको मानते हैं? साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में रिसोर्सेज मतलब सिर्फ मैटरिस्टिक थिंग्स। साम्यवाद तो ही मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी, मैटर सेंट्रिक। पूंजीवादी व्यवस्था भी प्रॉफिट कमाती है किससे? मैटर का यूज करके। लेकिन प्रौद्ध एक इकलौता दर्शन है जो ना सिर्फ मैटरिस्टिक चीजों को, फिजिकल चीजों को, या ये जो के अलावा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव बॉडी के अंदर हो, या इस पूरे यूनिवर्स में जो भी पोटेंशियल्स हैं, चाहे वो जैसे भौतिक चीजों के लिए फिजिकल या मंडेन और सुप्रामंडेन पोटेंशियल्स, कॉजल पोटेंशियल्स, मेटाफिजिकल पोटेंशियल्स, स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स,
तो जो भी दैविक, अधिदैविक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक कारण जगत के अंदर जो क्षमताएं हैं, वो सबका यूटिलाइजेशन करने की बात प्रभु कहता है। इन सबको रिसोर्सेस मानता है और इन रिसोर्सेस का उपयोग इसलिए करना है ताकि जो प्रभु के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि मैंने प्रभु क्यों दिया, लोगों के जीवन में जो भौतिक जगत के अंदर में जो कष्ट है, दुख है, जिस पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, उससे उबारने के लिए। तो इन रिसोर्सेस का हम लोगों को प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन करना है ताकि लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो और मेरिटोरियस लोगों को जो है उनको सरप्लस मिल सके, उनको थोड़ा ज्यादा मिल सके, ताकि उनके अंदर की जो क्षमता है उसका एक सम्मान हो और उनके अंदर एक जील बना रहे कि हमको समाज के लिए और बेहतर करना है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो क्या होगा, जो दादा ने कहा, वननेस नहीं रह जाता है। फिर लगेगा कह रहे यार हमको भी इतना ही मिलेगा, उनको भी इतना ही मिलेगा, तो क्यों एक्स्ट्रा काम करना। फिर सब लोगों के अंदर के जो गुण है या जो उनके अंदर काम करने की उद्यमशीलता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को इन पूरा का पूरा प्रभु दर्शन इन दो चीजों को ध्यान में रखकर है कि गारंटी ऑफ द मिनिमम एंड सरप्लस टू द मेरिटोरियस। तो सबका, और यहां जब सबका कहते हैं तो सबका मीन्स कोई अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज लिविंग ऑन द प्लैनेट अर्थ या भविष्य में आएंगे, उन सब के कल्याण के लिए प्रभु जो है दर्शन बात करता है और इस तरह से प्रोग्रेसिव रूप में यूटिलाइजेशन का रास्ता दिखाता है। अब आते हैं सूत्रों के ऊपर में। वर्ण प्रधानता चक्रधाराया, वर्ण हो गए 4, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। अब इसमें प्रश्न उठता है कि शूद्र को पहले क्यों लिया गया, क्योंकि जब हम समाज में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई आपने शूद्र को पहले कैसे ले लिया। विप्र भी ले सकते थे, वैश्य भी ले सकते थे, तो शूद्र इसलिए लिया कि शूद्र एक जो है इनहेरेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या सोचता है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की बात सोचता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो किसी तरह से अपने आप को बस बचाना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। उसके सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके उसकी मंशा और कुछ नहीं होती है, उसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की होती है। और अगर आप लोगों ने अभिमत पढ़ा है, नमः शिवाय संताय पढ़ा है, एक मानव समाज पढ़ा है, सब जैन का पढ़ा है, सभ्यता का आदि बिंदु राड़ पढ़ा है, उन सभी जगह पे प्रभु पंडिता ने चर्चा की है कि मनुष्य का आविर्भाव, जो पहला आदमी पैदा हुआ था, वो आज से 1 मिलियन ईयर पहले आया था। मतलब आज से 10 लाख साल पहले मनुष्य का आविर्भाव इस धरती पे हुआ। ठीक है, 10 लाख साल। इतिहासकारों की अपनी गणना है, वो पैलियोलिथिक के जो पूरा पाषाण काल है उसका पीरियड मानते हैं 25 लाख साल से लेके 12,000। अभी समय कम है तो उनकी चर्चा नहीं करूंगा, सीधे आते हैं इस पे अपने वर्ण प्रधानता पे। तो ये जो मानवीय इतिहास का 9,80,000 या 85,000 साल जो है अपने को सिर्फ बचाए रखने में बीता। क्यों? जंगल थे, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर्स, बहुत सारे प्राणी, जिनसे सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाए रखना उनके लिए जरूरी था। और 9,85,000 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो ऋग्वेद का युग है वो आज से 15,000 साल पहले से शुरू होता है, जिसको हम मानते हैं कि मानवीय इतिहास में हम थोड़े प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़े हैं। तो मनुष्य का या मानवीय इतिहास का एक बड़ा समय सिर्फ सर्वाइवल में बीता, इसलिए शूद्र युग पहले आया।
अब जब सरवाइव के लिए हम थे तो सारे लोगों की शारीरिक शक्ति क्षमता एक जैसी नहीं होती है। जब एक जैसी नहीं होती है तो जो उसमें ताकतवर आदमी होता है या जिसके अंदर में वीरता का भाव है, क्षत्रियोचित गुण जिसके अंदर में है, जो लड़ना जानता है, तो उसने लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। तो उनको उन लोगों ने, जो कमजोर लोग थे, उन्होंने उसको अपना सरदार माना, अपना नेता माना, अपना लीडर माना। तो इस तरह से क्षत्रिय युग की शुरुआत हुई। राजा महाराजाओं का दौर रहा। बाद में इन राजा महाराजाओं को डिक्टेट करने का काम किया पीछे से मुल्ला मौलवी पादरी पंडित जी लोगों ने उनको ज्ञान देना शुरू किया और इंटेलेक्ट धीरे धीरे समय के अंतराल में बढ़ता रहा। इंटेलेक्चुअल्स हुए अलग अलग फील्ड में। तो धीरे धीरे ये जो राजा थे, वो राजा तो वो होते थे, बट वो गाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते थे? वो बुद्धिजीवी लोग होते थे। तो ये जो प्रिस्ट क्लास, पंडित क्लास, वो और ये जो बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे प्रिवेल करने लगे। उनके अनुसार समाज चलने लगा, उनका प्रभुत्व बढ़ा। तो ये जाके विप्र युग में कन्वर्ट हुआ इंटेलेक्चुअल युग में। और उसके बाद आया वैश्यन एरा। इन्होंने धीरे धीरे, चूंकि ये शुरू से बिजनेस में ये जो वर्क है इन्वॉल्व रहा, तो हमारे जो जीवन की जो जरूरी चीजें थी वो कहीं ना कहीं इस ग्रुप के माध्यम से आती थी। अब उनके अंदर में भी एक जो है ज्ञान का बढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि यार कैसे पूरे सिस्टम पे, पूरे मानव समाज पे कब्जा किया जाए, कैसे उनको रूल किया जाए। तो राजा वो हो नहीं सकते थे, उनकी बुद्धि इतनी नहीं थी कि वो मानसिक तौर पे समाज को नियंत्रित कर सकते। तब उन्होंने ट्रेड को, व्यापार को, कमोडिटी को एक अपना आधार बनाया और धीरे धीरे 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 1776 में एडम स्मिथ ने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो पूंजीवाद का आधार बना। और पूरी दुनिया में आप देखें तो आज पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। चाइना कहने के लिए कम्युनिस्ट देश है, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था से चल रहा है। कोई कम्युनिस्टिक स्ट्रक्चर पे उसका इकोनॉमिक सिस्टम नहीं चल रहा है। उसका जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है वो कम्युनिस्ट सिस्टम से चल रहा है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम, वहां पे कोई चुनाव नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो उनको जनता को कंट्रोल रखने में वो सिस्टम मदद करती है, इसलिए वो साम्यवादी देश है, क्योंकि उनको पता है कि आज चुनाव होगा तो वो लोग हार जाएंगे। तो इस तरह से समाज चलता रहता है। और वैश्यन एरा के अंदर में जो शासक होता है वो एक समय के बाद शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। चाहे वो क्षत्रिय युग के लोग हों, जैसे विप्र ने, इसमें आप देखिए पंडितों ने, पुरोहितों ने, प्रिस्ट ने, पादरी ने बहुत एक्सप्लॉइट किया समाज को धर्म के नाम पे। वैश्यन एरा में लेकिन एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है और सबका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जनरल मास का भी, क्षत्रिय चित्त गुण वाले लोगों का भी और विप्रोचित गुण वाले लोगों का। तो जब वैश्यन एरा में एक्सप्लॉइटेशन एक्सट्रीम हो जाता है, सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। आज क्या है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हम भी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी आज शूद्र वाली मानसिकता में पहुंच गए, स्थिति में पहुंच गए। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये एक शूद्र विप्लव होता है। और शूद्र विप्लव के बाद एक नया तरह से समाज चक्र फिर शुरू होता है। लेकिन इस जो शूद्र विप्लव का नेतृत्व फिर कौन करते हैं? वही साहसी बलशाली लोग। तो शूद्र विप्लव के बाद जो है ये समाज क्षत्रिय युग में आ जाता है और ये ग्रेजुअली ऐसे चलता रहता है। क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्यन एरा, फिर शूद्र रिवॉल्यूशन, फिर क्षत्रिय युग। तो ये हो गया आपका पहला वर्ण प्रधानता चक्र रहा है। दूसरा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलूंगा, यहाँ यह भी बताता चलूं कि जो 1 से 8 सूत्र हैं, 16 में से 1 से 8, यह प्रभुत्व के सामाजिक दर्शन है, सामाजिक सूत्र है। 9, 10 और 11 ये इकोनॉमिक लॉज हैं। और 12 से लेकर 16 तक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, मौलिक सूत्र हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। दूसरा, चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्रण का एक चीज बोल रहे थे, जो भी फॉर्मूला है ना, इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। वो समस्या प्रैक्टिकल सिस्टम में उसको एड्रेस करेंगे, नहीं तो फिर वो मिसमैच होता चला जाएगा। तो चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्रण का, in the nucleus of the social cycle, Sadvipra will control the cycle to liberate all.
शोषण हर युग में होता है, क्षत्रिय में, विप्र में, वैश्यानेरा में। तो सद्विप्र लोग क्या है, वो लोग स्ट्रॉन्ग मॉरलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, यम नियम में प्रतिष्ठित लोग हैं, और वह शोषण के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। तो वह न्यूक्लियस में समाज चक्र के केंद्र में होते हैं, इस समाज चक्र को नियंत्रित करते हैं। और कोई भी शासक हो, चाहे वो क्षत्रिय युग का हो, वैश्य युग का हो या विप्र युग का, अगर वह समाज के शोषण की चेष्टा करता है तो या तो मास अपसर्ज लोगों को आंदोलित करके या तो उनको हटा देंगे या शक्ति का प्रयोग करके उनको हटा देंगे। ये सद्विप्रों का काम होगा। तो इसीलिए प्रभु के प्रणेता ने समाज के अंदर शोषण नहीं हो, इसके लिए उन्होंने जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बताया प्रभु के अंदर, वह है बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, कल्याणकारी तानाशाह। अब तानाशाह शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी, ईदी अमीन जैसे लोगों का चेहरा आता है। लेकिन जैसे ही इसमें आप कल्याणकारी शब्द जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा जो ये सीन है, सिनेरियो है, वो बदल जाता है। तो सद्विप्रा लोग जो हैं वो बेनिवोलेंट डिक्टेटर होंगे, जो समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे और समाज के अंदर में शोषण करने वाली कोई भी शक्ति हो, चाहे क्षत्रिय हो, विप्र हो या वैश्य हो, उसको वो मास आंदोलन के द्वारा या तो हटा देंगे या फिर शक्ति का प्रयोग करके उनको हटा दिया जाएगा। तीसरा, शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम क्रांति। समाज चक्र अपनी गति से चल रहा है, लेकिन अगर इस समाज चक्र की गति को हम थोड़ा सा फोर्स का यूज करके, शक्ति का प्रयोग करके, अब शक्ति का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि ब्रूटल फोर्स का मतलब ये है कि जाके आक्रमण ही कर देना है। आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, अब बहुत तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी देश के पूरे सिस्टम को जो उनका है, अगर जो इंटरनेट बेस्ड आप हैक कर दो, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर देगा। अभी स्पेन और पुर्तगाल का देखिए आप, जो है पूरा उनका वो कुछ हुआ प्रॉब्लम और पूरे देश की बिजली गुल हो गई, ना वो एटीएम काम कर रहा है, ना बैंकिंग सर्विस काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि शक्ति का मतलब सिर्फ ब्रूटल मतलब फोर्स, फिजिकल फोर्स ही हो। तो इसमें क्या होता है, समाज अपनी नॉर्मल गति से चल रहा है, लेकिन जब हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए कि क्षत्रिय युग के बाद आज से 50 साल के बाद विप्र युग आना है, लेकिन शक्ति के प्रयोग से हो सकता है कि ये 25 साल में आ जाए, 30 साल में आ जाए। तो ये कंसेप्ट है, इसको दिमाग में रखना है। दूसरा सूत्र है, इसी में एड ऑन है। एड ऑन क्या है, तीव्र शक्ति संपाते चक्र गति वर्धनम विप्लव। विप्लव क्या है, विप्लव है कि समाज जो चल रहा है नॉर्मल गति से, उसमें जब हम एक्सट्रीम फोर्स का यूज करते हैं तो समाज की गति अचानक से बदल जाती, तेज हो जाती है, और एक युग से हम अचानक से दूसरे युग में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई 1789 से 99, 10 साल लगे इसमें, ठीक है। अब ये 10 साल लगे, अगर इसमें हम नॉर्मल फोर्स यूज करते तो हो सकता था कि वो 5 साल में हो जाता। और अगर तीव्र शक्ति संपाते, अगर हम ज्यादा शक्ति का यूज करते तो हो सकता है कि ये 2 से 3 साल के अंदर में मैटेरियलाइज हो जाता। तो ये जो युग है, शक्ति के संपात से युग जो है वो बदलता है। और इसके बाद का क्या है, इसके बाद है शक्ति संपातेन विपरीत धाराया प्रति विप्लव, काउंटर इवोल्यूशन। काउंटर इवोल्यूशन क्या है, इसमें भी हम शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो समाज है वो आगे नहीं जाके पीछे जा रहा है। इसकी जो मतलब फ्लो है वो बैकवर्ड हो जा रहा है। मान लीजिए कि हम विप्र युग में थे, शक्ति का प्रयोग किया और हम पीछे चले गए क्षत्रिय युग में, लेकिन क्षत्रिय युग में चले गए, लेकिन ये जो कंसेप्चुअली जो है सैद्धांतिक रूप से ये बहुत ज्यादा टिकाऊ होगा नहीं, या तो वापस विप्र युग में आ जाएगा या अपने गति के अनुरूप यह वैश्य युग में चला जाएगा। इसके बाद का है तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम प्रति विप्लव। पहला वाला सॉरी प्रतिक्रांति विक्रांति था, दूसरा ये प्रति विप्लव। तो इसमें भी वही है कि हम फोर्स का ज्यादा यूज करेंगे तो उसके समाज के युग के बदलने की गति तेज हो जाएगी, लेकिन यह विक्रांति की तुलना में, काउंटर इवोल्यूशन की तुलना में और शॉर्ट लिव्ड होगा। मान लीजिए कि काउंटर इवोल्यूशन में हमने कम फोर्स यूज किया, हम क्षत्रिय युग में आए,
वो अगर 1, 2 साल 3 साल रह भी जाए तो ये वाला पीरियड उससे भी कम होगा और नेचुरल प्रोसेस में या तो वापस विप्र युग में चला जाएगा या फिर वैश्य युग को चला जाएगा। और 7वां क्या है? 7वां है पूर्णावर्तने परिक्रांति। जब एक सर्कल पूरा हो जाता है, सर्कल क्या पूरा होगा? शूद्र युग से हम क्षत्रिय में आए, क्षत्रिय से विप्र में गए, विप्र से वैश्य युग में आए, वैश्य युग के शोषण के कारण हम सब लोगों का जीवन शूद्र वर्ग जैसा हो गया, तो शूद्र विप्लव होता है और फिर एक जो नया युग स्टार्ट होता है क्षत्रिय युग। तो शूद्र युग से क्षत्रिय युग, क्षत्रिय से विप्र, विप्र से वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र विप्लव का होना, इट्स अ कंप्लीशन ऑफ द सोशल साइकिल। ये जो कंप्लीशन ऑफ द सोशल साइकिल है इसको कहते हैं परिक्रांति, पेरिफेरिक इवोल्यूशन। पूरा एक चक्र का पूरा हो जाना, पेरिफेरिक इवोल्यूशन, परिक्रांति, पूर्णावर्तने, पूरा हो जाना। ठीक है। 8वां है वैचित्र्यं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। विचित्रता ही, डाइवर्सिटी ही जो है नेचुरल है। हाँ, और ये जो हम सोचे कि हम किसी तरह से आइडेंटिकल कर देंगे किसी को, ये नेचर के स्वभाव के विपरीत है। कोई दो व्यक्ति, कोई दो लोग, दो एटम, कुछ भी इस प्रकृति के अंदर में नहीं है जो आइडेंटिकल है। सबके कुछ ना कुछ गुण या चीजें अलग हैं एक दूसरे से और यही नेचुरल है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण से समझ के आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आपने जो बच्चों या बच्चियों को देखा होगा जो दिखने में एक जैसे होते हैं और उनको अगर आप कपड़े पहना दे एक जैसे तो आपके लिए पहचानना मुश्किल होगा कि उसमें बबलू कौन है और डब्लू कौन है, या चिंकी कौन है और विंकी कौन है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों के अंदर के जो गुण हैं वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल होंगे। हो सकता है कि बबलू को फुटबॉल पसंद हो, डब्लू को क्रिकेट पसंद हो सकता है एक को विराट कोहली अच्छा लगता हो तो एक को हो सकता है कि अमिताभ बच्चन अच्छा लगता हो सकता है कि चिंकी को जो है खाने में इडली डोसा अच्छा लगता होगा तो उसको मिंकी को जो है हो सकता है पास्ता और पिज्जा अच्छा लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विचित्रता है या जो अलगाव, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, यही नेचुरल है। और जब भी हम इसको सप्रेस करके एक करने की कोशिश करेंगे, कभी ना कभी वो समाज जो है इरप्ट होगा और वो एक क्या बोले रक्तिम आंदोलन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सप्रेस्ड करके आप चीजों को बहुत ज्यादा देर नहीं रख सकते। तो ये जो थे 8 आपके सामाजिक लॉज थे, सोशल लॉज थे। 9, 10, 11 जो मैंने कहा इकोनॉमिक लॉज है। 9वां सूत्र, 9वें सूत्र की देखिए आप खासियत देखिए। जयंत दादा ने और दादा ने रामकृष्णानंदा ने इतना कुछ बताया कैपिटलिज्म और पूंजीवाद के बारे में। क्या बताया? उस पूरी व्यवस्था के अंदर में सिर्फ धन, वेल्थ और डॉगमा, मैटर, इन्हीं चीजों की चर्चा हो रही थी। मनुष्य कहीं केंद्र में ही नहीं है उसके। कोई भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था होगी तो किसके लिए? मनुष्यों के लिए तो। बट मनुष्य उसके अंदर इनविजिबल है, ह्यूमन बीइंग्स उसके अंदर है नहीं। और वो मनुष्यों को कितना प्यार करते हैं वो 2 उदाहरण से आप समझ लीजिए। स्टॉलिन का फेज रहा है, उन्होंने शायद 22-23 साल शासन किया। 22-23 साल के शासन में कम्युनिज्म को स्टॉप करने के लिए उन्होंने 22 मिलियन लोगों की हत्या करवाई यूएसएसआर के अंदर में, 2 करोड़ 20 लाख। और सिर्फ 1958 से 1962 4 साल के अंदर में माओ जेडोंग ने चाइना में 4.5 मिलियन लोगों की हत्या करवा दी। 4.5 करोड़ लोग मारे गए। वर्ल्ड वार में इतने लोग नहीं मारे गए जितना इन दोनों भाइयों ने अकेले मार दिया। तो इनके लिए मानवीय मूल्य, मानवीय गुण कोई मायने नहीं रखते। और पूंजीवादी व्यवस्था में आप देख रहे हैं हम सबका शोषण हो रहा है। केसर ने कल बताया हम लोगों को कि वो चाहते हैं कि 800 करोड़ की आबादी घट के सिर्फ 50 करोड़ हो जाए। तो 50 करोड़ कैसे होगा? 750 करोड़ मरेंगे तब ना। तो ये पूरे दर्शन के अंदर में मनुष्य नहीं है। ये इकलौता दर्शन है प्रमुख प्रणेता ने जो मनुष्यों को ध्यान में रख के दिया है। जो कहते भी एक मैंने क्यों दिया? ह्यूमन बीइंग्स की सफरिंग, उनके दुख कष्ट, उससे निजात दिलाने के लिए। और क्या कहते हैं इसमें? वो कहते हैं युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयः। उस युग की, देखिए यहां भी देखिए, ये नहीं कह रहे कि इस युग की,
उस युग की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करनी होगी। आज से 50 साल के बाद की जो जरूरतें हैं उसकी भी गारंटी करनी होगी, और आज जो हम जिस एरा में जी रहे हैं इस युग की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे, और वो 5 न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? वो है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। ये 5 चीजें आज की हमारी न्यूनतम आवश्यकता है। अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, इसकी गारंटी करनी पड़ेगी। समय कम है, कैसे गारंटी करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, लेकिन बहुत छोटे में एक लाइन में बताता हूं कि इसके लिए वो कहते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देनी होगी। आप साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आप जाके पुलिस में कंप्लेन कीजिए, पुलिस बोलता है मैं FIR नहीं लिखूंगा। आप बोलिए ठीक है मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ जा रहा हूँ, तो तुम्हें तो बोलेगा कि नहीं ठीक है बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो राइट टू पूजा, ये जो मेडिटेशन या जो उपासना या जो रिलीजियस राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मोदी जी के बारे में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट वो अनपार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए, असभ्य और अपशब्द नहीं होने चाहिए, नहीं तो शालीन भाषा में हम अपने प्रधानमंत्री जी के भी प्रोग्राम और पॉलिसीज की निंदा कर सकते हैं, उस पर हम निगेटिव कह सकते हैं, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो प्रभुत्व की व्यवस्था में ये जो हमारे न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी है, वो आपको गारंटी करनी पड़ेगी। अगला सूत्र क्या कहता है? अगला सूत्र कहता है अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातीन। बार बार एक जो ये साम्यवादी व्यवस्था के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे आपका भी तो हमारे जैसा दर्शन है, आप भी सबको देने की बात करते हैं, हम भी सबको देने की बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। अदर देन कि हम गॉड सेंट्रिक फिलोसफी है, वो मैटर सेंट्रिक फिलोसफी है, उनके लिए मनुष्य या किसी भी जीव जंतु, किसी का, जब मनुष्य का कोई महत्व नहीं तो बाकियों का क्या महत्व होगा? किसी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये जो प्रभु का दर्शन है वो नव्य मानवतावाद पे आधारित है। तो यह क्या कहता है? नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बट रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। वैचित्र्य प्राकृत धर्म मतलब हम एक तरह के नहीं हैं तो एक तरह के नहीं है, तो हमारी जरूरतें भी अलग अलग हैं। जब हमारी जरूरतें अलग अलग हैं तो एक बराबर कैसे चलेगा? अब मान लो कि आशीष 2 रोटी खाता है और मेरे को 4 रोटी की भूख है, तो अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो जब ज्यादा कहें कि भाई प्रोग्राम है 2-2 रोटी सबको मिलेगी, तो आशीष का तो 2 रोटी में काम हो गया, अब मैं तो भूखा रह गया था क्योंकि मेरे को तो 4 रोटी चाहिए था। तो ये कहता है कि ये जो सरप्लस है मेरिटोरियस लोगों को, और मेरिट का मतलब ये नहीं कि आप कितने प्रतिभा संपन्न हैं, ये नहीं, आपकी समाज के लिए क्या उपयोगिता है, समाज के सामूहिक कल्याण में आपका क्या योगदान है, आपके प्रतिभा से, आपकी उपयोगिता से समाज को का कितना भला होगा, तब उनको उनके जो मेरिट का जो आधार है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उस आधार पे उनको हम जो है सरप्लस देंगे, सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करने के बाद। लेकिन ये जो हम सरप्लस देंगे उनको सुविधाओं के रूप में देंगे, ना कि कैश के रूप में, क्योंकि हमारा जो मौलिक सिद्धांत है वो कहता है कि जो धन संचय है उसका एक लिमिटेशन है। तो हम सुविधा दे सकते हैं, मान लीजिए हम सब लोग बाइक से चलते हैं, डॉक्टर साहब ज्यादा सेवा कर रहे हैं तो उनको आराम से कहीं आने जाने के लिए हम कार प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई साइंटिस्ट है, उनको कोई महंगा गैजेट है वो नहीं खरीद सकते, उनको हम महंगा इक्विपमेंट या गैजेट दे सकते हैं। तो जिसकी जो जरूरत है उसमें हम एमिनिटीज से उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए किसी भी रूप में प्रभु का दर्शन साम्यवाद से मिलता जुलता नहीं है। और 11वां सूत्र क्या कहता है? 11वां सूत्र कहता है सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज लक्षण। ये 5 सुन के लोगों को लगता है कि अरे आप तो बस यहीं तक बात कर रहे हैं। नहीं, यहीं तक नहीं बात कर रहे हैं। आज चूंकि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अगर खाने के लिए मिलता तो भारत की सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर में 81 करोड़ लोगों को राशन फ्री में नहीं देती। अगर मिल रहा होता तो इसका मतलब है नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन हम इन 5 न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे, इसमें हम कुछ छठा ऐड कर देंगे जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता उस समय के समाज की होगी। और ये जो 5 है इसको 6, 6 से 7, 7 से 8 या सुविधाओं के दायरे को हमेशा बढ़ाते जाना है,
ताकि समाज के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में एक जीवंतता, एक लाइवलीहुड, एक वाइटलिटी बना रहे, ताकि समाज के अंदर लोगों को काम करने में भी मजा आए और उनके जीवन में समृद्धि भी आए। तो इसलिए ये जो 11वां सूत्र है ये कहता है उसको पढ़ाते जाना है। पहला मौलिक सिद्धांत क्या है? सूत्र नंबर 12, समाज आदेशीन बिना धन संचय अकर्तव्य। दुनिया की सारी समस्याएं जो आज हैं भौतिक क्षेत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, पैसे के ऊपर में कुछ घरानों का इतना एकाधिकार है कि 2020 का ऑक्सफैम का आंकड़ा कहता है कि 1% लोग जो दुनिया के समृद्ध लोग हैं उनकी जो संपदा है वो हम बचे हुए 99% लोगों का डबल है। मतलब 1%, 800 करोड़ की आबादी का 1% कितना हुआ? 8 करोड़। मतलब 8 करोड़ लोगों के पास हम बचे हुए 792 करोड़ लोगों का डबल है। और दूसरा इसका विद्रूप चेहरा, क्रूर चेहरा देखिए, 400 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं इस दुनिया में, और दुनिया का जो 5वां सबसे धनवान है आदमी है वो लग्जरी ब्रांड बेचता है। उसके एक एक बैग 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए के होते हैं। वो आदमी दुनिया का सबसे 5वां धनाढ्य आदमी है, रिचेस्ट आदमी। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की जो ये खामी है कि कितना भी आप धन जमा कीजिए उसका अलाउ करता है पूंजीवाद। प्रौढ़ का जो दर्शन है, मौलिक सिद्धांत पहला वहीं पे कहता है कि इसको चेक करो। असीमित धन संचय का अधिकार नहीं होगा क्योंकि धन सीमित है। तो जो चीज सीमित है उसको आप असीमित रखने की छूट कैसे दे सकते हो? तो जब धन के ऊपर में एक अंकुश हो जाएगा, वेल्थ के ऊपर में एक लिमिटेशन हो जाएगी, तो ये पैसा जो लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं है। कोई भी आप बड़ी कंपनी सोच लो, अब मान लो कि वो कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की है, अगर उसको 2000 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट लगाना है ना, तो वो अपना पैसा नहीं लगाएगा, वो बैंक के पास जाएगा और बैंक बोलेगा अरे रे टाटा जी आए हैं, बिरला जी आए हैं, अंबानी जी आए हैं, वो तो 2000 करोड़ तुरंत दे दो। तो उन्होंने जो पैसे होल्ड करके रखे हैं वो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, इसी सीमित इकोनॉमी में से वो फिर निचोड़ के ले जा रहे हैं। और प्रौढ़ कहता है कि नहीं, ये जो पैसा है वो उसको इकोनॉमी में फलने फूलने दो, कीप द मनी रोलिंग, पैसे को खूब घूमने दो। और इसका एक मैकेनिज्म है, कैसे है? मैं इकोनॉमी मेरे लिए बड़ा डल सब्जेक्ट रहा है तो जानकार नहीं हूं, लेकिन जैसे कोई एक बच्चा पढ़ने में मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, वैसे ही जब आप इकोनॉमी में पैसे को घूमने देंगे तो ये जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है। उसके बाद का 13वां सूत्र क्या है? वो है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थित बंटन, जो जैन दादा के भी उसमें आया था, दादा के भी आया था। स्थूल, क्रूड, सूक्ष्म, आपका ये जो सुप्रामंडल पोटेंशियल, पैरासाइकोलॉजिकल पोटेंशियल्स एंड द कॉजल पोटेंशियल्स, ये जो है लोगों के अंदर में, इसका पूरा इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, विचार समर्थित बंटन, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी द रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब मनुष्य के अंदर जो स्थूल, सूक्ष्म और कॉजल पोटेंशियल्स हैं, इन सभी का हमको समाज हित में न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी के लिए, सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करना है और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। 14वां सूत्र क्या कहता है? व्यष्टि समष्टि सारोर मानसा आध्यात्मिक संभावनायाम चरमोपयोगश्च। एक इंडिविजुअल के अंदर में या ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर में, कलेक्टिव बॉडी के अंदर में, हमारे अंदर जो भौतिक शारीरिक क्षमता है, हमारे अंदर जो मानसिक इंटेलेक्ट की जो क्षमता है, और हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल इंट्यूशनल जो पोटेंशियल्स हैं, इसको क्या करना है? चरमोपयोग कर्तव्य, इसको मैक्सिमम बढ़ाते जाना है। तो बढ़ाते जाने के लिए सिर्फ कहने से नहीं होगा, we have to create an ecosystem, एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें सभी लोगों को अपने भौतिक, मानसिक और ये जो आध्यात्मिक क्षमता है उसको बढ़ाने का उनको हमेशा मौका मिलता रहे। और लास्ट सूत्र है 16वां, देश काल पात्र, 15वां है
स्थूल सूक्ष्म कार्य सुसंतुलिता भी देगा। ये जितने भी हमारे हैं पोटेंशियल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक, इन सब के बीच में एक सुसंतुलन होना चाहिए, एक प्रमा होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मान लो कि आशीष बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती है, तो आशीष मेहनती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 28 घंटा इससे लगातार काम करते रहिए, नहीं है वो। मान लीजिए कि किसी एक आदमी के अंदर में भौतिक क्षमता भी और मानसिक क्षमता भी है, तो फिर हमको क्या करना है, उसके भौतिक क्षमता का, फिजिकल फोर्स का कम यूटिलाइजेशन करना है, उसके मेंटल जो पोटेंशियल है उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है। तो एक हम लोगों को सुसंतुलित इसमें जो है रखना है बिहेवियर, एक पैटर्न, ठीक है। और 16वां सूत्र लास्ट वो है देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तन्ते ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयुः। देश काल और पात्र के हिसाब से, स्पेस प्लेस टाइम एंड पर्सन के हिसाब से चीजों की यूटिलिटी बदलती है, लेकिन नेचर ऑफ यूटिलाइजेशन शुड बी प्रोग्रेसिव। अब एक उदाहरण से समझ लीजिए, मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, सबके स्मार्टफोन में इंटरनेट डेटा भी है, भारतवर्ष में बहुत सस्ता भी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका दिन भर में यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, या उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके आप अपने कैरियर में हेल्प करते हैं। कोरोना के पीरियड में हमने प्रौद्योगिकी के और इंटरनल जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर में 100 से ज्यादा हमने क्लासेस किए, क्योंकि सारा लॉकडाउन था, सब लोग अपने अपने घर में थे, तो हमने उसका मोबाइल और इंटरनेट डेटा का क्या किया, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन। दुनिया भर के लोग जुड़े थे, अभी भी हमारे वर्चुअल मीटिंग्स होती है तो उसमें ग्लोबली लोग जुड़ते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यूटिलाइजेशन जो है बदले, देश काल पात्र के हिसाब से बदलेगा, लेकिन वो नेचर ऑफ यूटिलाइजेशन शुड बी प्रोग्रेसिव। और आदेश हुआ है कि 10 मिनट में खत्म करूं, तो सैलिएंट फीचर जो मेन मेरा था, जो रह गया है, उसको भी जितना रैपिड फायर मोड में मैं कर सकता हूं करने की कोशिश करूंगा। प्रौद्योगिकी की अर्थव्यवस्था 3 टियर इकोनॉमी होगी, जिसमें फर्स्ट होंगे आपके की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं या ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर में या तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है या बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है या कई सारे समाजों को कनेक्ट करता है, तो वैसी चीजें आपके की इंडस्ट्रीज के अंदर रहेंगी। की इंडस्ट्रीज कैसे फंक्शन करेंगी, अब उदाहरण पहले ले लेते हैं। की इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या होगा, की इंडस्ट्रीज के अंदर में सीमेंट, क्योंकि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए तो सीमेंट चाहिए। स्टील की इंडस्ट्री के अंदर होगा। आपका कॉटन वो की इंडस्ट्री के अंदर में होगा। आप जैसे हैवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, हाईवा है, जेसीबीज है, तो अब क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हर समाज जो है हाईवा बनाने लगे और जेसीबी बनाने लगे, क्योंकि इतनी ना तो रिसोर्सेज है ना इतनी रिक्वायरमेंट है। तो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट डिमांड करती हैं वो की इंडस्ट्री का हिस्सा होगा। रेलवे, अब हर समाज अपना अपना रेल नहीं चला सकता है, तो रेलवे से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर समाज को कनेक्ट करता है। आप सोचिए, मैं बनारस से चला हूँ यहाँ तक आया हूँ तो पता नहीं मैं कितने समाजों को पार करके आया हूँ। तो शिपिंग है, एयरवेज है, तो ये सारे की इंडस्ट्री का हिस्सा होंगे। और की इंडस्ट्री नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हैं की इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, कॉटन का एग्जांपल आप लीजिए, तो कॉटन का दाम अगर बढ़ा देंगे तो कपड़ों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो जब रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो जो हमारा फर्निश्ड गुड है, जो प्रोड्यूस्ड गुड है, वो भी रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। अब एक भाई साहब हैं जिनके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष प्यार है, जो बहुत फल फूल रहे हैं, वो धीरे धीरे भारत के सारे सीमेंट कंपनीज को खरीदते चले जा रहे हैं। कोई इकोनॉमिस्ट कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है।
अब एक समय ऐसा आएगा कि भारत की सारी सीमेंट कंपनियां उनके पास होंगी और जिस दिन चाहे वो ओवरनाइट किसी भी नाम पे, और नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, वो कह सकते हैं कि हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, पर बोरी उन्होंने सीमेंट के 50 रुपए बढ़ा दिए, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, 50 रुपए बढ़ गया तो यू हैव टू पे। अब 50 रुपए अगर पर बोरी सीमेंट बढ़ गया तो आपका ओवरऑल जो पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अचानक से हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉफिट की व्यवस्था में जो की चीजें हैं वो की इंडस्ट्री में होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलेंगी। इनको चलाएगा, इनको चलाने का जो है जिम्मा इमीडिएट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, लेकिन वो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर जैसे आज पीएसयूज है, पीएसयूज की तरह के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे जो इनको ऑपरेट करेंगे, जो सरकार के प्रभाव से बाहर होंगे। दूसरा कॉपरेटिव्स, प्रमुख की जो मैक्सिमम अर्थव्यवस्था है 75 to 80% अर्थव्यवस्था जो है कॉपरेटिव सेक्टर में फंक्शन करेगा। प्रोडक्शन आपका जो है वो कॉपरेटिव सेक्टर में होगा और आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कॉपरेटिव के माध्यम से होगा। तो कॉपरेटिव के माध्यम से होने से ये होगा कि प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव से चीजें निकलेंगी और सीधे कंज्यूमर्स कॉपरेटिव को जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉपरेटिव को जाएंगी, जहां से हम उपभोक्ताओं को सामान रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। ये जो बीच में कई तरह के मिडिल मैन्स बैठे हुए हैं जो चीजों का दाम बढ़ाते रहते हैं, तो वो दाम नहीं बढ़ेंगे, हम सभी उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। जो बड़ा वेंडर के बड़े कॉपरेटिव को जाके हमने हैंड ओवर कर दिया, तो क्या होता है आज भी जो अमूल का दूध है कैसे आता है, ऐसे ही तो आता है ना। जिसके पास में गाय है, भैंस है, वो अपने दूध को निकालते हैं और जाके कलेक्शन सेंटर पे देते हैं और सब लोगों का जो कलेक्टेड दूध है वो फिर अमूल उसकी पास्चुराइज करता है, उसके बाद पैकेजिंग करता है, फिर उसको बेचता है अपना ब्रांड लगा के। तो वैसे जो छोटी चीजें हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री में चलेगा। तो ये हमारा हो गया 3 टियर इकोनॉमी। और दूसरा जो जैन दादा भी चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो है बैलेंस इकोनॉमी होगा। बैलेंस इकोनॉमी, तो बैलेंस इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के अंदर में 30 से 40% तक, आज भारत के अंदर में अभी भी इतना डेवलपमेंट के बाद भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी अभी भी अराउंड 61 या 61 और 62% लोग जो है डायरेक्टली कृषि पे आधारित है। तो ये जो है 30 से 40% होना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है एग्रो, 20% के आसपास होना चाहिए। एग्रो हो गया जो पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो फसल जो उपज होगा उसके ऊपर जो आधारित उद्योग होंगे, जो काम होगा, वो एग्रो इंडस्ट्री का हिस्सा होगा जो 20% होगा। एग्रीको दादा वहीं बताइएगा, एग्रीको हो गया, ऊपर ही बताइए दादा, आवाज नहीं आएगा। एग्रीको हो गया जो प्री हार्वेस्टिंग, खेती के पहले की जो जरूरतें हैं, ट्रैक्टर चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, या जो भी उससे रिलेटेड जो पहले हमको काम करना है वो एग्रीको इंडस्ट्री हो गया, वो हो गया 20% उसमें। और फिर नॉन एग्रो, अब आप कार बना रहे हैं, स्कूटर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, जो भी जरूरत की हमारी चीजें जो बन रही है वो नॉन एग्रो, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है नॉन एग्रो है, वो 20% होगा। और ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे लेकिन वो उसका व्यापार करेंगे, तो उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में 10% लोग होंगे। और जो नौकरी है, नौकरी का मतलब नौकरी शब्द मुंह से निकलते ही भारतवर्ष में लगता है लोगों की सरकारी नौकरी की बात हो रही है, लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर जॉब है या जो नौकरियां हैं वो 10% होगी। तो आप जोड़ लीजिए, कृषि का 40% आप छोड़ दीजिए, 30% ही उसको हम जोड़ते हैं। 30% कृषि डायरेक्ट, 20% एग्रो, कितना हुआ 30 + 20 15, एग्रीको 20 कितना 70, नॉन एग्रो 20 90, ट्रेड एंड कॉमर्स 10%, 100 जॉब्स 10, 110%। तो इसीलिए प्रमुख की व्यवस्था में ये कहा गया है कि लोगों को नौकरियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी खुद बोलेगी भाई आजा कर ले। 110% लोग कितने हैं, 100%। हम तो 110% का ब्लूप्रिंट लिए बैठे हैं, जो वो केसर कह भी रहा था कि लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का, व्यवस्था का कोई कंसेप्ट ही नहीं है उनके पास में। पूरी दुनिया के
अंतर में व्यवस्था का कंसेप्ट अगर कहीं है तो वो श्री प्रभात रंजन सरकार प्रभु प्रणेता द्वारा दिया गया प्रभु का दर्शन है, जो इकलौता व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इकोनॉमी के अंदर में। एक दो चीजें और जोड़ दूं, शायद अगर दादा एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के क्लास देंगे तो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को मैं उसमें क्लब कर दूंगा, और प्रभु जो मैंने 110% जो है उसमें प्रभु कहता है 100% रोजगार। तो अब आप खुद देखिए कि 100% रोजगार संभव है। सरकारी नौकरी 100% तक कोई दुनिया का कोई सिस्टम नहीं दे सकता 100% सरकारी नौकरी, और अगर दे भी तो सब लोग सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। मेरे और कानून जैसे लोगों को सरकारी सरकार बोले आओ भाई आईएएस बना देते हैं, बोलेंगे माफ करो बाबा नहीं बनना है तुम्हारा आईएएस, हम तो प्रभु प्रणेता के गुलाम बन के खुश मर जाएंगे तुम्हारी वो आईएएस वाली नौकरी करने की, ठीक है ना। तो कभी करेंगे भी नहीं लोग, लेकिन ये 100% रोजगार की गारंटी वो देता है प्रभु की व्यवस्था। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात करता है, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो जवान आप चाहो तो उसको आर्मी का ना समझ के यूथ समझो, तो यूथ को नौकरी दे दी, और दूसरा वर्टिकल क्या है, किसान, फार्मर्स। आज फार्मर्स क्यों सफर है? इसलिए सफर है कि उनको अपने उपज का मूल्य तय करने का अधिकार ही नहीं है। पेन बनाने वाली कंपनी वो बनाती है, ये जो माइक बना रहा है वो अपना मूल्य तय करता है, घड़ी बनाने वाली कंपनी वो अपना मूल्य तय कर रही है, लेकिन किसान को अधिकार नहीं है कि वो अपने उपज का मूल्य तय करे। और ये सारी समस्याओं की जड़ में है। ये जो बार बार आप सुनते हैं ना कि एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये मिलना चाहिए। तो ये क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों मिलना चाहिए उनको? वो अपना खेत भी देते हैं, अपने शरीर का श्रम भी देते हैं, एक उद्योगपति की तरह वो भी खतरा लेते हैं। उनको भी पता नहीं है कि समय पे बारिश होगी या नहीं होगी, या फसल होने के बाद बारिश हो जाएगी, उनको नहीं पता पड़ता है। ऑल्सो टेकिंग चैलेंजेस, तो उनको भी अपने फसल का मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए प्रभु की व्यवस्था कहती है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, इंडस्ट्री स्टेटस टू द एग्रीकल्चर, ये है। और एक बात जो पूंजीवाद और साम्यवाद के निकल के आई कि दोनों व्यवस्थाएं जो है, दादा उसको बहुत इलैबोरेटली बताया रामकृष्णानंद दादा, कि ये दोनों व्यवस्थाएं जो है केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में काम करती है। सेंट्रलाइज का मतलब ऊपर से तय होता है, फिर वो चीजें नीचे आती है। प्रभु की अर्थव्यवस्था जस्ट अपोजिट है, इट गोस फ्रॉम बिलो टू टॉप। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है ब्लॉक लेवल प्लानिंग से। ब्लॉक लेवल प्लानिंग कैसे होगा, जो इसका एक बहुत की एस्पेक्ट है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। जब दादा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का क्लास देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों को क्लब करके आप तक पहुंचा सकूं। और कम समय में मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। शायद बहुत ज्यादा देने के क्रम में, बहुत स्पीड में बोलने के क्रम में शायद आप तक चीजें ना पहुंची हो, लेकिन एक दादा ने बहुत अच्छा सेशन रखा है क्वेश्चन एंड आंसर, तो आप अपने मिसाइल्स क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में तैयार रखिएगा मुझ पर दागने के लिए। पूरी कोशिश होगी पूरी क्षमता के साथ आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।